नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका यूपीएससी ईपीएफओ का मॉडल पेपर 8। तो क्वेश्चन जो डिस्कस होंगे वो होंगे अब आपके 41 टू 50। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आप जानते हैं कि गोलमेज सम्मेलन जो हुए हैं वो 3 हुए हैं, ठीक है ना, 1930, 31 और 32 में। तो लिखा हुआ फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज चेयर्ड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड। बिल्कुल सही है, जब आपका सेकंड जब आपकी हो रही थी तब भी यही थे आपके रैमसे मैकडोनल्ड। और ये इन्होंने कम्युनल अवार्ड आपके क्या कर दिए थे, डिक्लेयर कर दिए थे, जिसका विरोध आपका गांधी जी द्वारा देखने को मिलता है यरवड़ा जेल में, जब वो फास्ट अन टू डेथ यानी कि आपका क्या कर देते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, जिसका विरोध वहाँ पर गांधी जी का विरोध बाबा साहेब अम्बेडकर भी करते हैं और उनके बीच में फिर पूना समझौता साइन होता है। तो ये जो आपका है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इन द सेकंड कॉन्फ्रेंस एटली अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। एटली उस समय नहीं थे, क्लीमेंट एटली बाद में आते हैं, वो बाद में आपके क्या बनते हैं, बोल सकते हैं आपका रैमसे मैकडोनल्ड के बाद आपका क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन बनते हैं। तो उस समय एटली नहीं थे, बल्कि कौन थे आपके, रैमसे मैकडोनल्ड ही थे। तो ये आपका गलत है। तो ये वाला ऑप्शन ये आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है अगर उस हिसाब से देखें स्टेटमेंट पढ़ें। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस आपका NWFP उस समय फॉर्म्ड हुआ था, ये बिल्कुल सही है। जो आज का आपका गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो रीजन है उसे बोला जाता था, जो आपका बोला जाता है जिसे भारत लद्दाख कंसिडर करता है। अच्छा, तेज बहादुर सप्रू रिप्रेजेंट द लिबरल्स इन द सेकंड कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल सही है, 1931 में सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तेज बहादुर सप्रू लिबरल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका सही है। अब पूछा विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर नॉट करेक्ट। तो कौन सा सही नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा सेकंड ओनली। मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है कि आफ्टर द लॉन्च ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट बाय द गांधी जी 1930, आप जानते हैं, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनिशिएटेड टॉक विद द इंडियन लीडर्स। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड बिटवीन द 1932। नेक्स्ट लिखा हुआ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द कॉन्फ्रेंस वाज इनॉग्रेटेड बाय द किंग जॉर्ज फिफ्थ। याद रखना कि उस समय जो वहाँ के मोनार्क थे, राजा थे, वो आपके कौन थे, जॉर्ज द फिफ्थ थे, जॉर्ज पंचम, ऑन द 12th ऑफ नवंबर 1930। और इसमें क्या था कि सभी पार्टियों को बुलाया जाना था भारत से, ताकि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जा सके और किस तरीके से पावर आपकी क्या करनी है, इंडियंस को देनी, इसके बारे में डिस्कस किया जा सके। तो जो कांग्रेस रहती है वो 1930 और 30 जो आपका 32 रहता है उसमें नहीं पार्टिसिपेट करती, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड में, वो सेकंड में पार्टिसिपेट करती है केवल। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है, इट वाज चेयर्ड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड। भी बिल्कुल सही है। आगे लिखा, फ्रॉम इंडिया 58 पॉलिटिकल लीडर्स एंड द 16 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द प्रिंसली स्टेट पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस। तो 58 पॉलिटिकल पार्टीज और 16 आपके प्रिंसली स्टेट्स क्या करते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। लीडर्स फ्रॉम द इंडिया हु पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस, तो वो कौन कौन रहते हैं, हिंदू महासभा से जो आपका रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो करते हैं BS मोहनजी एंड द MR जयकर। सिख से करते हैं सरदार उज्जवल सिंह। मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद साफ़ी एंड आगा खां। डिप्रेस क्लासेस से आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रेतामलाई श्रीनिवासन, ये आपके क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। पर कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि जो आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो अधूरी थी बिना किसके, कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी भारत में, जो लगभग 60 से 70% लोगों को क्या करती थी, प्रतिनिधित्व करती थी। तो ये थोड़ा आपने याद रखना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिडेंट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज इरविन एट दैट टाइम। आप जानते हैं गांधी इरविन टॉक भी होती है, गांधी इरविन समझौता भी आपका साइन होता है, ठीक है ना, 1932 में, ठीक है ना। अच्छा, एम क्या थे भाई, एम्स थे इसके, टू क्रिएट द डिवीजन बिटवीन द इंडियन थ्रू द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये इनका काम था। टू डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मेंशन इन द रिपोर्ट ऑफ द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन अब आप जानते हैं कि भारत आता है जब 1927 में। लिखा हुआ है, टू पैसिफाई द इंक्रीज ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, ये भी आपके लंदन में होती है, याद रखना, तीनों आपके लंदन में हुई थी। गांधी एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन इट। पार्टिसिपेंट होते हैं तो मैं बता दूँ, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आपके रैमसे मैकडोनल्ड ही रहते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी, रंगास्वामी अयंगर, मदन मोहन मालवीय, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करती है। सरोजनी नायडू भी वहाँ पे जाई हुई रहती हैं। लिबरल्स में आपका जो करते हैं वो कौन रहते हैं, तो हिंदूज़ में तो आपके कौन रहते हैं, हिंदूज़ में रहते हैं आपका जो हिंदू महासभा रहती है वो MR जयकार, और लिबरल्स में तेज बहादुर सप्रू आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है, डिप्रेस क्लासेस में आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मुस्लिम में मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद इकबाल, वुमेंस में आपका सरोजनी नायडू, मैंने बताया INC का रिप्रेजेंटेशन करती हैं। द कंपोजिशन ऑफ द इंडियन फेडरेशन हेल्ड, द स्ट्रक्चर ऑफ द फेडरल जुडिशरी रिकमेंडेड, ये होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस होता है। रैमसे मैकडोनल्ड अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ द NWFP एंड द सिंध। आप जानते हैं सिंध एक प्रोविंस है किसका, पाकिस्तान, जिसकी कैपिटल है कराची। तो ये आपका गुजरात वाला क्षेत्र जो है वहाँ से क्या करता है, बॉर्डर सटाता है। वही नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस जो है
वो आपका जम्मू कश्मीर वाला रीजन आता है, थोड़ा बहुत पाकिस्तान में आता है, ये मैं बता दूं। भारतीय से लद्दाख कंसिडर करता है, वो गिलगित बाल्तिस्तानी से बोलते हैं। तो याद रखिए ये आपके एटली नहीं थे, ये कौन थे आपके रैमसे मैकडोनल्ड थे। ये आपने याद रखना है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस जब आपका बना था तो ये कब बना था आपका सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस के थ्रू, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई थी आपकी तब हुआ था। The British granted a communal awards for representing the minorities in India by the providing separate electorate for the minority communities। अब हो क्या गया था कि 1909 में तो आपका पहले से यानी कि आपका क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिल चुका था मुस्लिमों को। और बाद में क्या होता है कि 1919 में जब आपका मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड रिफॉर्म्स आते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट आपका 1919 आपका इंट्रोड्यूस होता है, तो उसके बाद से क्या होता है कि ये आपका माइनॉरिटीज़ के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग चल रही है। सेपरेट इलेक्टोरेट अगर आपको पता है तो मैं बता देता हूँ कि अगर किसी क्षेत्र को इसके तहत लाया जाता है तो उसमें अगर मान लीजिए कि सिख कम्युनिटी रहती है और कुछ आपकी हिंदू कम्युनिटी और कुछ आपकी मान लीजिए कोई दूसरा धर्म रहता है। अब मान लीजिए जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत सिख कम्युनिटी को दिया जाता है तो रिप्रेजेंटेटिव जो होगा, मतलब जो आपका वहाँ से क्या होगा, इलेक्शन में उठेगा कोई भी व्यक्ति वो सिख कम्युनिटी से ही होगा और वोट भी केवल सिख कम्युनिटी के लोग ही करेंगे, हिंदू लोग वहाँ पे वोट नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, ये बोल सकता हूँ माइनस पॉइंट था इसका, और गांधी जी इसका विरोध करते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि गांधी जी और अंबेडकर जी की काफ़ी डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के लिए इलेक्टोरेट की बात होती है, अंबेडकर इसका विरोध करते हैं, पर गांधी जी उन्हें समझाते हैं कि इस तरीके से बात नहीं होनी चाहिए। पहले ही क्या हो चुके हैं, मुस्लिम लीग बन चुकी है और धीरे धीरे करके मुस्लिम की और अलग होते चले जा रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को भी अलग करते हुए चलेंगे तो देश बचेगा नहीं। अंबेडकर इस बात से सहमत होते हैं और फिर यहाँ पर जो फंडा निकल के आता है वो निकल के आता है आपका किसका, रिजर्वेशन का, कि रिजर्वेशन हम दे सकते हैं। तो आगे लिखा हुआ है गांधी एंड द अंबेडकर हैड डिफरेंट ओपिनियन ऑन द इशू ऑफ द सेपरेट इलेक्टेड फ्रॉम द अनटचेबल्स। गांधी वाज अगेंस्ट द ट्रीटिंग अनटचेबल सेपरेटिंग फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटी, मतलब उन्हें अलग नहीं करना चाहिए, जबकि अंबेडकर मानता है कि बिल्कुल अलग कर दो। दिस इशू रिजल्ट इन द पूना पैक्ट ऑफ द 1932, और फिर उन दोनों के बीच में क्या होता है 1932 में पूना पैक्ट साइन होता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थर्ड वाली होती है 1932 में होती है, इसमें पार्टिसिपेंट कौन रहते, फिर आईएनसी आपका पार्टिसिपेट नहीं करती और लेबर पार्टी भी आपका पार्टिसिपेट नहीं करती, दो पार्टी आपकी पार्टिसिपेट नहीं करती, इसलिए लेबर पार्टी याद रखना सेकंड में करते हैं तेज बहादुर सप्रू। ओनली 46 डेलीगेट अटेंडेड लाइक द तेज बहादुर सप्रू बी आर अम्बेडकर, ये आपका क्या करते हैं यहाँ पर कर देते हैं, पर अभी सॉरी मैंने लिबरल्स लेबर बोल दिया, लेबर पार्टी आपका यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करती, तेज बहादुर सप्रू क्या करते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। भीमराव अम्बेडकर भी करते हैं। और एक चीज़ याद रखना कि भीमराव अम्बेडकर जो थे वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों कॉन्फ्रेंस आपकी की थी, बोल सकते हैं अटेंड की थी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो लिखा इट वाज एम्ड टू स्ट्रेंथन द फीलिंग ऑफ द नेशनल यूनिटी। हाँ बोल सकते हैं, ये आपका सही है। लाला लाजपत राय सपोर्टेड द सेफ्टी वॉल थ्योरी, बिल्कुल सही है, सेफ्टी वॉल थ्योरी को वो सपोर्ट करते थे। सेफ्टी वॉल थ्योरी ये थी कि अंग्रेज़ क्या चाहते हैं, वो उनका ये मानना था कि अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं, एक आईएनसी का फॉर्मेशन इसलिए करवा रहे हैं ताकि जो भी अगर बोल दीजिए कि अगर इंडियंस कहीं पे भी अगर विरोध करते हैं तो वो आगे किसको खड़ा कर देंगे, आईएनसी को कर देंगे, यही सेफ्टी वॉल थ्योरी मानी जाती है। लैंसडॉन डिक्लेयर द आईएनसी एज अ बॉडी रिप्रेजेंटिंग माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, ये तो बहुत ही बड़ा है पर लैंसडॉन ने नहीं बोला था, ये डफरिन ने बोला था। डफर आदमी था इसलिए डफरिन आप याद रख लेना। वो सोचता है कि आईएनसी कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ मतलब ये बहुत ही छोटे समूह का क्या एक रिप्रेजेंटेशन करती है, बाद में जाके आप जानते हैं आईएनसी कितनी बड़ी होती है। तो डफरिन की ये सबसे बड़ी गलती रहती है। आईएनसी आप जानते हैं फाउंड हुई थी 1985 में, और इसके जो आपके फाउंडर मेंबर थे उसमें आपके फाउंडर जो थे एओ ह्यूम थे, आपके दादा भाई नौरोजी भी इसमें आ जाते हैं, आपका दिनेश्वर वाचा भी इसमें आते हैं आपके, तो ये नाम आप याद रख सकते हैं। और डब्ल्यू.सी. बैनर्जी आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। और पहली जो मीटिंग होनी थी वो पहले पुणे में होनी थी, पर क्योंकि उस समय आपकी बोल सकते हैं प्लेग फैला हुआ रहता है, तो क्या होता है कि शिफ्ट किया जाता है फिर बॉम्बे में, मुंबई में, और वहाँ पर गोकुलदास तेजपाल जो संस्कृत कॉलेज रहता है वहाँ पर ये मीटिंग आपकी हेल्ड की जाती है। आई थिंक 72 डेलीगेट्स यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। तो थर्ड वाला आपका गलत हो जाता है, फर्स्ट एंड सेकंड आपका सही है। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देख लिखा हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड इन द 1885 एस्टैब्लिश्ड बाय द एओ ह्यूम, ये आपके एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने बनाई थी। एम क्या था, टू स्ट्रेंथन द फीलिंग ऑफ द नेशनल यूनिटी, बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय एकता को क्या करना, इकट्ठा करना। टू इंक्रीज द ब्रदरहुड अमंग द पीपल ऑफ इंडिया, टू एडिकेट ऑल द प्रिवेलिंग कास्ट क्रीड डिफरेंसेस, टू कंसिडर द ओपिनियन एजुकेटेड क्लास ऑन द इशू रिलेटिंग टू द सोसाइटी, टू फॉर्मुलेट द गाइडेंस फॉर द फ्यूचर प्लान्स ऑफ द एक्शन इन द पब्लिक इंटरेस्ट, टू पॉलिटिकल एंड द politically educated people, to establish a center for the movement of the gain independence, to develop or propagate nationalist ideology. The way of the Congress comprised constitutional agitation. Initially, the activity of the party was confined to discuss, only because of which it came
टू बी नोन एज द फैक्ट्री ऑफ द सेडेशन। डफरिन कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे, जिन्होंने किया था डिक्लेयर द कांग्रेस एज द बॉडी रिप्रेजेंटेटिंग माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। द अर्ली नेशनलिस्ट हु डोमिनेटेड द अफेयर्स ऑफ द आईएनसी फ्रॉम द 1885 टू 1905। ये एरा बोला जाता है मॉडरेट्स का, जब आईएनसी पे थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि दबदबा रहता है मॉडरेट्स का, जो आपके कौन रहते हैं, बोल सकते हैं आपके नरम दल के नेता। 1905 से मान के चलिए 1905 से 1917 तक ये जो टाइम रहता है ये रहता है एक्सट्रीमिस्ट का, जब थोड़ा दबदबा बढ़ने लग जाता है एक्सट्रीमिस्ट का, मतलब जो आपके गर्म दल के नेता रहते हैं। और फिर 1917 से लेके जब तक आपका भारत आज़ाद नहीं हो जाता 1947 तक, इसे गांधी एरा बोला जाता है, ठीक है ना, गांधी एरा ऐसे बोला जाता है। अच्छा नेक्स्ट लिखा सेफ्टी वॉल कंट्रोवर्सी क्या थी? इट इज़ अ कंट्रोवर्सी ओवर द एक्चुअल मोटिव ऑफ द एओ ह्यूम इन द फाउंडेशन ऑफ द आईएनसी। इट वाज बिलीव्ड दैट द डफरिन एक्चुअल मोटिव वाज टू हैव द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच द गवर्नमेंट कुड असर्टेन द रियल विशेज एंड द सेव द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी पॉलिटिकल आउटपोस्ट इन द कंट्री। तो क्या था कि इंडियंस को ला दो अपने सामने, और इंडियंस ही क्या करेंगे, उसे फेस करेंगे प्रॉब्लम्स को, हम क्या करेंगे, पीछे बैठते हुए देखेंगे, ठीक है ना। लाला लाजपत राय, आरपी दत्त सपोर्टेड द थ्योरी, और इन्होंने क्या किया था, सेफ्टी वॉल जो सिद्धांत था उसे क्या किया था, आपका सपोर्ट किया था। और आगे लिखा ऑल द डिफरेंट प्राइवेट पेपर्स स्टेट दैट नो वन इन द सर्कल प्लान द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेफ्टी वॉल्व। आगे लिखा है रियलाइजिंग द पॉपुलरिटी एंड द ग्रोथ ऑफ द आईएनसी द ब्रिटिश फर्दर क्वाइंड द पॉलिसी ऑफ द डिवाइड एंड रूल। दे इनक्रेज द सैयद अहमद खान महाराजा ऑफ द बनारस एंड द अदर टू स्टार्ट द एंटी कांग्रेस कैंपेन। उनको तैयार करते हैं। कर्जन सेट द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशंस वाइल इन इंडिया इज असिस्ट इट टू बी अ पीसफुल डिमाइस। मतलब मैं इसे अपने टाइम पे ख़त्म करना चाहता हूँ। कुछ आपकी प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कांग्रेस से पहले बन चुकी थी, जैसे डेक्कन एसोसिएशन था, पूना में इसका निर्माण हुआ था, गोपाल हरि देशमुख ने किया था 1852 में। लंदन इंडियन सोसाइटी थी, लंदन में इसका फॉर्मेशन हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बैनर्जी, फिरोज मेहता थे 1865 में। इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में इसका फॉर्मेशन हुआ था, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस 1876 में। इंडियन सोसाइटी थी, आनंद मोहन बोस ने आपका फॉर्म किया था 1872 में। ये आप लिख लेना। नेशनल रिप्रेजेंटेटिव कमेटी थी लंदन में, ये इंडियंस इन इंग्लैंड उन्होंने फॉर्म की थी 1883 में। तो डेक्कन एसोसिएशन गोपाल हरि देशमुख, लंदन इंडियन सोसाइटी बदरुद्दीन तैयब जी, WC बैनर्जी एंड फिरोज मेहता। इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। नेशनल रिप्रेजेंटेटिव तो जो इंडियंस थे इंग्लैंड में उन्होंने फॉर्म की थी 1883 में। अच्छा नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मुस्लिम लीग। तो लिखा हुआ है द लीग कॉन्स्टिट्यूटेड वाज फॉर्म्ड इन द कराची इन द 1907। बिल्कुल सही है। 1906 में आपकी जब क्या हुई थी, मुस्लिम लीग फॉर्म्ड हुई थी, तो उसके बाद उसका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया गया था 1907 में, तो ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ सेपरेट इलेक्टेड फॉर मुस्लिम वाज डिमांडेड इन द अमृतसर सेशन ऑफ द लीग 1908। बिल्कुल सही है। अमृतसर जो आपका मुस्लिम लीग का अमृतसर सेशन था 1908 का, उसके तहत क्या होता है कि मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर दी जाती है। 1909 में ये मान भी ली जाती है जब आपका इंडियन काउंसिल एक्ट आपका इंट्रोड्यूस होता है, तो ये आपने याद रखना है। और एक चीज़ याद रखना है, उसे बोला जाता है आपका कौन सा, उसे बोला जाता है पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स बोला जाता है, ठीक है ना। द नेम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज प्रपोज बाय द सैयद अहमद खां। ये गलत है आपका, सैयद अहमद खां नहीं थे, बल्कि जिन्होंने ये नाम दिया था वो थे आपके आगा खां। कौन थे? आगा खां। तो ये आपने थोड़ा दिमाग रखना है। तो ये वाला आपका क्या हो जाता है, बोल रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये आपका करेक्ट नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है। तो पढ़ लेता हूँ मैं। लिखा हुआ द मुस्लिम लीग 1906 फाउंडर थे ख्वाजा सलीमुल्लाह। याद रखिए कई बार पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग 1906 में फॉर्म्ड हुई थी, तो इसके फाउंडर कौन थे? ख्वाजा सलीमुल्लाह थे। विकर उल मुल्क, सैयद आमिर अली, सैयद नबीबुल्लाह खान बहादुर गुलाम एंड द मुस्तफ़ा चौधरी। अब यहाँ पे दो नाम सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक तो सलीमुल्लाह का नाम आपने याद रखना है और दूसरा नबीबुल्लाह का नाम याद रखना है, जो सबसे ज़्यादा। पर सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा, अगर आता है ऑप्शन में, अगर सिंगल ऑप्शन आता है तो सलीमुल्लाह का नाम आपने याद रखना है। ऑन द 30 December 1907 a conference in the Mohammedan Educational Conference at the Dhaka was held. In this conference a motion was moved to form a AIML, मतलब All India Muslim League. The name AIML was proposed by the Aga Khan III, who was appointed the first president. अब आपने ये भी याद रखना है कि जब फॉर्म हुई थी तो जो पहले प्रेसिडेंट थे आपके किसके, मुस्लिम लीग के, वो कौन थे आपके? आगा खां थे, आगा खां III थे। नेक्स्ट लिखा हुआ है द पार्टी प्रोविंसेस वाज ऑन द प्रोमोटिंग द सिविल राइट्स फॉर द मुस्लिम्स। ऑब्जेक्टिव क्या थे तो मैं बता देता हूँ लिख के, टू प्रमोट द लॉयल्टी ऑफ द इंडियन मुस्लिम टुवर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल एंड द अदर राइट्स ऑफ द इंडियन मुस्लिम एंड टू प्लेस देयर नीड्स एंड द एस्पिरेशन बिफोर द गवर्नमेंट। आगे लिखा हुआ है to overcome the feeling of the hostility among the Muslim toward other communities. It was the first Muslim political party in India. The League constitution was formed in the Karachi 1907. ये आपने याद रखना है।
फैक्टर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, तो ब्रिटिश कॉन्स्पायरेसी डिवाइडिंग इंडिया ऑन द कम्युनल बेसिस, कंटिन्यू द सेपरेट एटीट्यूड इन द Indian politics, like the separate electorate, educational backwardness. Muslim was isolated from the Western and the technical education. They thought that the Congress party only looks after the needs of the Hindus. वो ये सोचते थे कि कांग्रेस पार्टी केवल हिंदुओं पर ध्यान देती है, ना कि मुस्लिमों पर. बट दिस वॉज द मिसलीडिंग आइडिया सिंस द कांग्रेस ऑलवेज मेंट टू इंक्लूड द एवरी कम्युनिटी ऑफ द कंट्री. आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग में सारे जितने भी आपके धर्म संप्रदाय आते थे उससे रिलेटेड जितने व्यक्ति थे उससे कनेक्टेड थे. इट ऑल्सो हैड मैनी मुस्लिम लीडर इन द पार्टी. द अमृतसर सेशन ऑफ द लीग हैड इन द 1908 डिमांडेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ द मुस्लिम लीग. तो आपने ये याद रखना है कि अमृतसर वो आपका क्या था, सेशन था 1908 में, जिसमें वो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करते हैं. 1907 का जो आपका कराची सेशन रहता है उसमें वो आपका क्या होता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन अपना तैयार कर देते हैं. और मैंने बता दिया, आप सलीमुल्लाह याद रखना कि आपके कौन थे, वो थे फाउंडर थे, और फर्स्ट प्रेसिडेंट आपके कौन थे, आगा खान थे थर्ड. तो प्रेसिडेंट जो थे आपके 1908 का जो आपका सेशन था उसके थे सैयद अली इमाम. जिन्ना वाज इन अपोजिशन ऑफ द लीग फॉर मैनी. याद रखना कि मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें माना जाता है कि मुस्लिम लीग को उन्होंने आगे बढ़ाया, और पाकिस्तान जो देन है वो किन के, जिन्ना के. तो शुरुआत में लीग के खिलाफ थे और आईएनसी के क्या थे, साथ में थे. इन 1910 एट द इलाहाबाद सेशन ऑफ द कांग्रेस, जिन्ना मूव्ड अ रेजोल्यूशन कंडमनिंग द सिस्टम ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट. मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन द लीग इन द 1930. तो मोहम्मद अली जिन्ना, कई बार ऑप्शन में लिखा रहता है कि फाउंडर कौन है आपके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के. तो मोहम्मद अली जिन्ना मत लिख देना, कई लोग मोहम्मद अली जिन्ना लिख देते हैं. वो पहले विरोध में थे, जबकि उन्होंने ज्वाइन जो किया था वो 1913 में ज्वाइन किया था आपका किसको, लीग को. एन इंग्लिश जनरल कॉमरेड एंड द उर्दू पेपर हमदर्द वॉज स्टार्टेड बाय द मौलाना मोहम्मद अली टू प्रोपोगेट इज एंटी लीग व्यूज़. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑन द September 20, 1932 महात्मा गांधी बिगन अ फास्ट एंड टू दैट इन द येरवड़ा जेल अगेंस्ट. तो वो मैंने बता दिया था वो किसके लिए होता है, आपका कम्युनल अवार्ड जो आपके इंट्रोड्यूस हो जाते हैं. और इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इसके विरोध में कौन आ जाते हैं, आपके बाबा साहब अम्बेडकर आ जाते हैं महात्मा गांधी से. वो बोलते हैं कि आप क्यों हड़ताल कर रहे हैं, ठीक है ना. और कम्युनल अवार्ड्स के थ्रू क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाए माइनॉरिटीज़ को, जबकि महात्मा गांधी चाहते थे कि पहले कि आपका 1909 में आपका मुस्लिमों को क्या मिल चुका है, सेपरेट इलेक्टोरेट मिल चुका है. माइनॉरिटीज़ भी अगर अलग कर दी जाएंगी हिंदुओं से तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, पूरा देश ही क्या हो जाएगा, छत विछत हो जाएगा. तो लिखा हुआ है, महात्मा गांधी बिगन अ फास्ट एंड टू डेथ इन द येरवड़ा जेल अगेंस्ट द कम्युनल अवार्ड्स ऑफ द रामसे मैकडोनल्ड. लिखा हुआ है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड ऑन द 16th of August 1930 इंट्रोड्यूस कम्युनल अवार्ड. रिवॉर्ड बोलिए, अवार्ड बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है. मतलब इसमें क्या था कि माइनॉरिटीज़ को क्या देना था, आपका सेपरेट इलेक्टोरेट देना था, जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी. द पर्पस ऑफ द अवार्ड वाज ग्रांट सेपरेट इलेक्टोरेट इन द ब्रिटिश इंडिया फॉर द लोअर कास्ट. बुद्धिस्ट के लिए था, सिख, मुस्लिम, इंडियन क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस और अनटचेबल्स के लिए था. अच्छा, पूना पैक्ट वाज साइंड बाय द अम्बेडकर ऑन द बिहाफ ऑफ द लोअर क्लासेज एंड द मदन मोहन मालवीय ऑन द बिहाफ ऑफ द अपर कास्ट हिंदूज टू एंड द प्रोटेक्ट ऑफ द गांधी जी अगेंस्ट द कम्युनल अवार्ड्स. याद रखिए कि पूना पैक्ट जो हुआ था वो साइंड जो होता है वो अम्बेडकर और गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय करते हैं. रॉलेट एक्ट की अगर बात करें तो इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 1919 में, ठीक है ना. एक हिसाब का आप जैसे मान लीजिए, जैसा आपका क्या सेक्शन 144 है, आप एक जगह क्या नहीं कर सकते, एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते 5 लोगों से ज़्यादा, इस तरीके का आपका चलता था. और इसी के कारण आपको क्या देखने मिलता है, इसके विरोध में देखने को मिलता है कि जब तेज बहादुर सप्रू और सैफुद्दीन किचलू जब आपकी गिरफ्तार कर दिए जाते हैं, तो आपका अमृतसर में, ठीक है ना, बैसाखी के दिन क्या होता है वहाँ पर कुछ सिख लोग इकट्ठे होते हैं और फिर आपको वहाँ पे मैसकरे देखने को मिलता है. नेक्स्ट देखते हैं. तो नेक्स्ट लिखा हुआ, पॉलिटिकल एग्रीमेंट वाज साइंड बाय द महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन वाइसरॉय ऑफ इंडिया. द एग्रीमेंट वाज रिजल्ट ऑफ द सक्सेसफुल मैसिव सिविल डिसोबीडियंस. तो गांधी इरविन आप जानते हैं पैक्ट साइन हुआ था. कम्युनल रियॉट्स इन द कलकत्ता ऑल्सो नोन एज द ग्रेट कलकत्ता किलिंग वाज अ 4-day कम्युनल राइट्स बिटवीन द हिंदू मुस्लिम इन द कैपिटल ऑफ द बंगाल. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ द बंगाल. तो लिखा हुआ, एज पर द लॉर्ड कर्जन. आप जानते हैं उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन थे, उन्हीं के टाइम पे क्या होता है, बंगाल पार्टीशन देखने को मिलता है 16 October 1905 को. आफ्टर द पार्टीशन द 2 provinces वुड बी बंगाल इंक्लूडेड. अच्छा, 2 में बांट दिया जाता है. एक तो रहता है आपका जो बोल सकते हैं हिंदू बाहुल क्षेत्र रहता है, एक आपका मुस्लिम बाहुल क्षेत्र रहता है. तो हिंदू बाहुल क्षेत्र में आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार को ला देते हैं, और ईस्टर्न बंगाल और असम जिसमें आपका क्या थे, मुस्लिम मेजोरिटी में थे, उसमें 2 provinces में बांट देते हैं. लॉर्ड कर्जन का मानना था कि ये वो कर रहे हैं कि प्रशासनिक आधार पर कर रहे हैं ताकि बोझ कम पड़े किस पे, पूरे बंगाल पर बाकी लोग जानते थे, क्योंकि बोला जाता है कि क्रांति जो निकल के आती है भारत में, जो रेवोल्यूशन निकल के आता है वो बंगाल से निकल के आता है. उसको क्या बोलते हैं, सप्रेस करने के लिए ये लॉर्ड कर्जन क्या कर देता है, बंगाल का पार्टीशन कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम में बांट देते हैं. नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है. बंगाल वुड ऑल्सो लूज द 5 हिंदी स्पीकिंग स्टेट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस. बिल्कुल सही है. बंगाल भी क्या कर देता है कि सेंट्रल प्रोविंस की तरफ जो आपका था 5 हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को क्या कर देता है, गंवा देता है. तो आपके ये दोनों सही हो जाते हैं.
तो लिखा हुआ द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन द 1874 आसाम वाज स्लाइस्ड अवे फ्रॉम द बंगाल एंड पुट अंडर द चीफ कमिश्नर्स. Initially, Lord Curzon proposed the partitioning of the provinces as an administrative measure solely. In 1904, he undertook a tour of the eastern Bengal. The idea of the using the Bengal partition as a political tool to undermine the growing nationalism in the Bengal and other part of the India occurred later. As per the Curzon, after the partition, the two provinces would be Bengal, including the modern West Bengal, Odisha and the Bihar, the eastern Bengal and the Assam. तो ये आपका सही हो जाता है. बंगाल वुड ऑल्सो लूज द 5 हिंदी स्पीकिंग स्टेट टू द सेंट्रल प्रोविंसेस. इट वुड गेन द ओडिशा, जैसे लिखा इट वुड गेन द ओडिया स्पीकिंग स्टेट फ्रॉम द सेंट्रल प्रोविंसेस. आगे लिखा ईस्टर्न बंगाल वुड कंसिस्ट ऑफ द हिल त्रिपुरा. देखो ईस्टर्न बंगाल में कौन सा रहता है, हिली त्रिपुरा रहता है, चिटगांग रहता है जो आपका अब बांग्लादेश में पड़ता है, राजशाही हो गया, ढाका हो गया, ये डिवीजन आपकी आती थी. इट कैपिटल वुड बी ढाका और उसकी कैपिटल बनाई जाती ढाका. बंगाल वुड हैव अ हिंदू मेजॉरिटी एंड द ईस्टर्न बंगाल एंड द आसाम वुड हैव द मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन. इट्स कैपिटल वुड रिमेन इन द कलकत्ता जो आपका वेस्ट बंगाल वाला रीजन रहता है. पार्टीशन एनुअल्ड रहता है ओइंग टू द मास पॉलिटिकल प्रोटेस्ट इन द पार्टीशन वाज एनुअल्ड इन द 1911. आपका इसे खत्म कर दिया जाता है 1911 में. फिर भी क्या रहता है आपका कि बिहार और उड़ीसा वाला क्षेत्र क्या था अलग हो जाता है. नेक्स्ट लिखा द न्यू प्रोविंसेस वाज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक लाइंस रेदर देन द रिलीजियस लाइन. जैसे बिहार उड़ीसा होता है ये तो हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं आपके. वाज कार्व्ड आउट द बंगाल, बिहार एंड द उड़ीसा बिकेम द सेपरेट प्रोविंसेस इन 1936. याद रखना कभी पूछा जाता है तो बिहार और उड़ीसा आपका जो बनाया जाता है कि अलग कब होता है 1936 में होता है. ये वही टाइम था जब आपका म्यांमार भी अलग कर दिया जाता है 1935 आपका एक्ट के थ्रू. अ सेपरेट असम प्रोविंसेस क्रिएटेड. द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया वाज मूव टू दिल्ली फ्रॉम द कलकत्ता इन द 1911. डिस्पाइट द एनुअलमेंट द पार्टीशन डिड क्रिएट अ कम्युनल डिवाइड अमंग द हिंदूज एंड द मुस्लिम इन द बंगाल. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गोल. तो गोइंग ऑनलाइन एज अ लीडर प्रोग्राम, तो ये क्या था, तो लिखा हुआ इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स. ये बिल्कुल सही है आपका. विद द पार्टनरशिप ऑफ द गूगल. तो गूगल नहीं था बल्कि इसकी जगह कौन था जिसके साथ हमने पार्टनरशिप की थी, वो थी फेसबुक था जिसके साथ गोइंग ऑनलाइन एज अ लीडर. ट्रैवल अफेयर्स मिनिस्टर आपके अर्जुन मुंडा, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना. खुंटी झारखंड से आते हैं. नेक्स्ट लिखा इट विल डेवलप द ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप एंड कनेक्ट द ट्राइबल यूथ टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म. तो ये आपका सही हो जाता है. फर्स्ट आपका गलत हो जाता है क्योंकि गूगल के साथ नहीं बल्कि फेसबुक के साथ ये आपका करार किया गया है. तो लिखा हुआ है यूनियन मिनिस्टर फॉर द ट्राइबल अफेयर्स लॉन्च द गोइंग ऑनलाइन एज अ लीडर प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स इन द पार्टनरशिप विद द फेसबुक. आगे लिखा हुआ है द अंडर दिस 5000 यंग ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स प्रोफेशनल आर्टिजन्स एंड द आर्टिस्ट टू बी कॉल्ड द mentees will be trained by the expert to be called as the mentors from the different disciplines on the digital skills under the digital entrepreneurship program. It will develop the tribal entrepreneurship that connect the tribal youth to domestic and the international market through the digital platform. Aspiring the candidates are invited to apply at the online portal. किस में कर सकते हैं तो goal.tribal.gov.in पे. Leaders from the industry and the academia are invited to register as a mentor on the goaltribal.gov.in. उसी में कर सकते हैं. Facebook had on its own run the project on a पायलट बेसिस. पायलट मतलब छोटे स्तर पर क्या किया गया स्टार्ट किया गया फ्रॉम द फरवरी 2019 टू अक्टूबर 2019 इन द 5 स्टेट्स विद द 100 मेंटीज एंड 25 मेंटर्स. 25 मेंटर्स के अंदर ये 100 मेंटीज काम करेंगे. विच रिसीव्ड एन एंथुसियास्टिक, ये पढ़ा नहीं जाता यार वर्ड मेरे से कभी. एंथुसियास्टिक्स response based on its success. Facebook approaches Mota for the joint initiative. कुछ मिनिस्टर पढ़ लेते हैं जो अभी आपके क्या हुई मिनिस्ट्री सफल हुई, रिसफल किया गया. तो नरेंद्र मोदी जी के पास आपका क्या है तो पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज और पेंशन है. एटॉमिक एनर्जी स्पेस है इनके पास. राजनाथ सिंह के पास बोलेंगे तो आपकी डिफेंस है. अमित शाह जी के पास होम अफेयर्स एंड कॉपरेशन है. नितिन जयराम गडकरी जी के पास रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है. निर्मला सीतारमन जी के पास फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स है. नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर है. सुब्रमण्यम जयशंकर आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है. अर्जुन मुंडा जी के पास जैसे मैंने बताया ट्रैवल अफेयर्स मिनिस्ट्री है. स्मृति जुबिन ईरानी जी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है. पीयूष गोयल जी के पास कॉमर्स इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आपका टेक्सटाइल मिनिस्ट्री आ जाती है. धर्मेंद्र प्रधान जी के पास एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री दी गई है. प्रहलाद जोशी के पास बनी है पार्लियामेंट्री अफेयर्स कोल एंड द माइंस. नारायण राणे जी के पास अभी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज दी गई है. सर्बानंद सोनोवाल जो आपके असम के पूर्व मुख्यमंत्री उनके पास पोर्ट शिपिंग एंड द वाटरवे अथॉरिटी दी गई है. इसके अलावा इनके पास आयुष मिनिस्ट्री भी है. ठीक है ना. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. तो पीसीए. तो लिखा होता है ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशन एजेंसी.
नहीं, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो आपका जो मध्यस्थता कराने के लिए फेमस है, तो ये आपकी यूनाइटेड नेशन की एजेंसी नहीं है। दूसरी बात, द पीसीएस कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू द रोम स्टैट्यू, तो आपका रोम स्टैट्यू के तहत ये आपका नहीं बना है, बल्कि रोम जो आपका स्टेट जो एग्रीमेंट है उसके तहत आपका बना हुआ है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये आपने याद रखना, आईसीसी मतलब यहाँ पे क्रिमिनल है, आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मतलब लगा देना। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो बना था, उसका भी हेडक्वार्टर आपको हैग में देखने को मिलेगा, हैग नीदरलैंड में। तीसरे, इट इज़ नॉट अ कोर्ट इन द ट्रेडिशन सेंस, बिल्कुल सही है, बट प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट दैट अराइजर आउट ऑफ द इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर स्टेट्स। ये बिल्कुल सही है। तो सेकंड वाला गलत है, फर्स्ट वाला गलत है, थर्ड वाला आपका सही है। तो जो आपका सही बनेगा हो जाएगा आपका थर्ड ओनली। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है, इन December 2020 a three-member tribunal of the Permanent Court of the Arbitration in the Netherlands ruled against India in its long-running tax dispute with the UK-based oil and the gas company क्रेन एनर्जी PLC। यही भारत हार गया था इस केस को, ठीक है ना, इसलिए आपने ये याद रखना है। आगे लिखा, एंड सब्सिडायरी क्रेन यूके होल्डिंग द ट्राइब्यूनल ऑर्डर इंडिया टू पे द अबाउट द 1.4 बिलियन टू द कंपनी, लगभग $1.4 बिलियन पे करना है किसको, क्रेन कंपनी को। आगे लिखो, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इट इज़ द इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन द हैग नीदरलैंड। इट इज़ नॉट अ कोर्ट ऑफ द ट्रेडिशनल सेंस बट प्रोवाइड द सर्विस, मैंने बता दिया था। The case span of a range of the legal issues involving the territorial and the maritime boundaries, sovereignty, human rights, international investment and the international and the regional trade। इससे रिलेटेड ये क्या देखती है, अपने मुद्दों को देखती है। द पीसीए इज constituted through two separate multilateral convention with the combined membership of the 122 states international criminal court established by the Rome Statute। मैंने ये बता दिया था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ही बना है आपका रोम स्टैट्यू के थ्रू। द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ यूनाइटेड नेशन एजेंसी बट अ पीसीए इज एन ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर। तो एजेंसी नहीं है इसका, मैं बता दूं, यूनाइटेड नेशन की जो आपकी एजेंसी आती है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आती है, ना कि ये, पर ये आपका यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर जरूर है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात करें, 1899 में ये फॉर्म हुआ था, द हैग नीदरलैंड इसका हेडक्वार्टर है, तो ये आपने याद रखना है। और इसका जज टर्म जो लेंथ होती है वो 6 साल की होती है, आपने याद रखना है। और नंबर ऑफ पोजीशन जो है मैक्सिमम 4 पर मेंबर स्टेट्स आपके यहाँ पे निकल के आते हैं। आपके सेक्रेटरी जनरल जो है ह्यूगो हांस सिबलिस हैं, जो आपके 2012 से ये बने हुए, तो इनका नाम आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आता है, तो ये आप याद रखना कि भारत इसका आपका मेंबर नहीं है, नॉट स्टेट पार्टी एंड द नॉट सिग्नेटरी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो भारत इसका क्या नहीं है, आपका बोल सकते हैं आपका मेंबर नहीं है। इसका भी हेडक्वार्टर आपको द हैग नीदरलैंड में देखने को मिलेगा। 6 आपकी क्या होती हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं, अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। और मेंबर स्टेट इसके 123। प्रेसिडेंट इसके जो अभी हैं वो पॉइटर हॉफमैन्स की हैं, ये आप याद कर सकते हैं। और रोम स्टेटस के थ्रू ये 17 जुलाई 1998 को क्या हुआ था, फॉर्म्ड हुआ था, और बोल सकते हैं इफेक्टेड हुआ था जुलाई 2002 में। तो जहाँ वो 1899 में इंट्रोड्यूस होता है, ये आपका 1998 में आपका क्या होता है, इंट्रोड्यूस होता है, लगभग 100 साल बाद। एक तीसरा आता है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, 1945 में आपका बना था। ये आपकी बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, आप ये जान सकते हैं एक कैसा ऑर्गन है, तो ये आपका कैसा एक जुडिशल आपका ऑर्गन है। इसका हेडक्वार्टर भी आपको द हैग में देखने को मिलेगा, और ये ऑथराइज्ड बाय द यूएन चार्टर। और इसमें जो जज टर्म होती हैं वो 9 होते हैं। दलवीर भंडारी अभी यहाँ पर भारत से गए हुए हैं। और नंबर ऑफ पोजीशन अगर देखेंगे तो जज का जो होता है वो कितना होते हैं, टोटल जज होते हैं आपके 15। अभी जो इसके प्रेसिडेंट है उनका नाम है जुआन डोंग्यू, और ये आपके अभी बने 2021, इन्होंने शायद से मोहम्मद यूसुफ की जगह ली है। वाइस प्रेसिडेंट किरिल गोवेरिन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल वाटर अवार्ड। तो लिखा, द अवार्ड वाज गिवन बाय द नीति आयोग। नहीं, नीति आयोग नहीं देता, बल्कि जल शक्ति मंत्रालय जो आपका रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था। जैसे आपकी ये मोदी गवर्नमेंट 2.0 आई थी, तो जल शक्ति मंत्रालय आपका इंट्रोड्यूस हो गया था, जिसके मिनिस्टर आपके कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। तो पहला तो आपका गलत हो जाता है। द अवार्ड आर गिवन द सेवरल कैटेगरीज सच एज द बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट स्कूल, बेस्ट न्यूज़पेपर, बेस्ट एनजीओ, बेस्ट इंडस्ट्री ईटीसी विद द सब कैटेगरीज ऑल्सो। तो ये आपका सही बन जाता है, सेकंड इज द ओनली राइट आंसर। तो लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति डिपार्टमेंट द वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड द गंगा रेजुनेशन इज ऑर्गेनाइजिंग द सेकंड नेशनल वाटर अवार्ड्स 2019 डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी ऑफ द 11 to 12 नवंबर 2020। आगे लिखा हुआ, द अवार्ड आर गिवन, तो ये मैंने बता दिया था किन किन कैटेगरीज में दिया जाता है। अच्छा, लिखा हुआ, द अवार्ड आर गिवन टू द मोटिवेट द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हु आर डूइंग द कमांडेबल वर्क इन द फील्ड ऑफ द वाटर रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड द मैनेजमेंट। द अवार्ड विनर्स इज डिफरेंट कैटेगरीज विल बी गिवन इन द सिटेशन ट्रॉफी एंड द कैश प्राइज दिए जा सकते हैं। अब जैसे ये तो मैंने बता दिया, ये आयुष मिनिस्ट्री किसके पास है, सर्बानंद सोनोवाल जी के पास है। और मुख्तार अब्बास नकवी जी के पास माइंड्री अफेयर्स है। वीरेंद्र कुमार जी के पास सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट दिया गया। गिरिराज सिंह जी के पास रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज आ चुका है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास ये सिविल एविएशन है, रामचंद्र प्रसाद सिंह जी के पास स्टील है, अश्विनी वैष्णव के पास रेलवे कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दी गई है, पशुपति कुमार जी के पास ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज दी गई है, और गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है आपका कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति। किरण रिजिजू के पास लॉ एंड जस्टिस दिया गया, पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर हुआ करते थे आपके। उसके अलावा राजकुमार सिंह के पास पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी बनी हुई है, हरदीप सिंह पुरी जी के पास पेट्रोलियम नेचुरल गैस दिया गया, एक्स्ट्रा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इनके पास पहले से था। मनसुख एल मांडविया जी अब आपके हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, केमिकल फर्टिलाइजर भी नहीं दिया गया। भूपेंद्र यादव आपके इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर, लेबर एम्प्लॉयमेंट भी इन्हीं के पास है। महेंद्र नाथ पांडे जी के पास हैवी इंडस्ट्रीज है। पुरुषोत्तम रूपाला जी के पास फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग दिया गया। जी किशन रेड्डी जी के पास कल्चर टूरिज्म एंड द नॉर्थन ईस्टर्न रीजन डेवलपमेंट दिया गया। अनुराग सिंह ठाकुर जी के पास अभी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूथ अफेयर्स एंड द स्पोर्ट्स दिया गया है। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ द 1892। तो आप जानते हैं पहला आया था 1861 में, दूसरा आता है 1892 में, फिर 1909, फिर 1919 में। तो लिखा इट इंक्रीज द नंबर ऑफ द एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिल्कुल सही है कि आपके क्या थे कि जो बोल सकते हैं जो मेंबर थे सेंट्रल काउंसिल और जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहाँ पे मेंबर्स बढ़ा दिए गए थे, अब भारतीयों की संख्या भी इंक्रीज कर दी गई थी। द ब्रिटिशर हाउएवर मेंटेन ऑफिशियल मेजॉरिटी विद देम। बिल्कुल सही है, जो मेन आपके क्या थे पद थे वो अपने पास उन्होंने बनाए रखे थे, किन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, ये सही है। इनडायरेक्ट इलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस टू फिल नॉन ऑफिशियल, बिल्कुल सही है, इनडायरेक्ट इलेक्शन आपके इंट्रोड्यूस हो गए थे। इट एम्पावर्ड द वाइसराय टू इशू द ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस पावर जो थी ना वाइसराय की, ऑर्डिनेंस पावर जो थी वो तो पहले मिल जाती उन्हें, 1861 का जो आपका क्या था इंडियन काउंसिल एक्ट था उसके थ्रू मिल जाती थी। जो आपका गलत हो जाता तो आंसर यहाँ पे बनेगा इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 1892 काउंसिल एक्ट, तो इट्स अ वाइसराय टू इशू द ऑर्डिनेंस पावर। अच्छा, तो पढ़ लेते हैं। इट वाज लिखा हुआ है, इट वाज इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 विच पावर्ड द वाइसराय टू इशू द ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट लिखा द फीचर ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ द 1892 वाज एज फॉलो। तो इट इंक्रीज द नंबर ऑफ द एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द सेंट्रल, ये तो पढ़ लिया। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, यहाँ पर मैंने अच्छे से लिखा हुआ है कि अगर आप देखेंगे 1861 का मैं बता देता हूँ तो उसमें कौन कौन से मुख्य आपके प्रावधान थे। तो पहले लिखा है इंडियन वर इन्वॉल्व इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस, बिल्कुल इंडियंस को लाया गया था। फॉर दिस पर्पज द वाइसराय नॉमिनेटेड द राजा ऑफ द बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, देख लीजिए, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव को उन्होंने क्या किया था अपने साथ लॉ मेकिंग बॉडी में अपना इंट्रोड्यूस करवा दिया था। इट इज एन इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन बाय द रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड द मद्रास प्रेसिडेंसी। डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता पावर को, पहले सेंट्रलाइजेशन हो जाता है उसके बाद डिसेंट्रलाइज किया जाता है। जो बंगाल के पास पावर रहती है उसको आपका क्या कर दिया, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को वापस से दिया जाता है। Providing for the establishment of the new legislative council for the Bengal and WFP and the Punjab in the 1862, 1866 and 1897 आपका क्या होता है न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल आपकी फॉर्म्ड होती हैं। Recognition to the portfolio system introduced by the Lord Canning in the 1859। अच्छा, 1892 में क्या होता है, द एक्ट प्रोवाइड द एडिशनल मेंबर इन द सेंट्रल एज वेल एज द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बढ़ा दिए जाते हैं। द पावर ऑफ द डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव वाज अकॉर्डेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अ सिस्टम ऑफ द इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस, देख लीजिए इनडायरेक्ट इलेक्शन कब इंट्रोड्यूस होता है 1892 में। इंट्रोड्यूस द इलेक्टेड द मेंबर ऑफ द काउंसिल, द यूनिवर्सिटी डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटीज, जमींदार एंड द चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स वर एम्पावर्ड टू द रिकमेंड द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल। नेक्स्ट आता है आपका 1900 जिसे मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। तो लॉर्ड मॉर्ले वाज द देन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर द इंडिया, द लॉर्ड मिंटो वाज देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया। रिटेंशन ऑफ द ऑफिशियल मेजोरिटी ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव द नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। इट प्रोवाइड फॉर द फर्स्ट टाइम अ प्रोविजन फॉर द इंडियन टू ज्वाइन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल को पहली बार इंडियन ज्वाइन करते द वाइसरॉय एंड द गवर्नर। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ही वाज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर। अब ये नाम आपने याद रखना है, कौन सा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का आपने नाम याद रखना है। ये पहले ऐसे इंडियन थे जिन्हें आपका वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आपका लॉ मेंबर बनाया गया था। इंपॉर्टेंट नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो लिखा होता है टू डील विद द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू सेंट्रल स्टेट, बिल्कुल सही है। द कंसिडर द इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल इशू दैट हैव टू बी जज्ड विद द वाइडर पर्सपेक्टिव, बिल्कुल सही है। टू डील विद द पॉलिसी मैटर्स कंसर्निंग द फॉरेन अफेयर्स दैट डू नॉट हैव एक्सटर्नल और द इंटरनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशन, ये भी सही है। तो आपका आंसर बन जाएगा ABC। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देख लीजिए। तो लिखा हुआ है कि यहाँ से पढ़ता हूँ ये तो बाकी आपके स्टेटमेंट। तो लिखा हुआ कैबिनेट कमेटी क्या होता है, टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द कैबिनेट दीज इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट आर मेड। तो
कैबिनेट पे जो आपकी कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है उस पे जो आपका क्या होता है वर्कलोड कम करने के लिए कैबिनेट कमेटी फॉर्म की जाती है। दे आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना कैबिनेट कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी जिक्र नहीं है, एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन द नेचर। मेंबर ऑफ दिस कमेटी वर्क अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो आपका एक्ट आता है कौन सा, ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस रूल 1961, ये आपने याद करना है। लिखा हुआ सम ऑफ द फॉलोइंग की कैबिनेट कमेटी कौन कौन से, तो कैबिनेट कमेटी ऑन द अपॉइंटमेंट, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द थ्री सर्विस चीफ, जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशन आ जाता है, चीफ ऑफ ऑल एयर एंड आर्मी कमांड्स आ जाता है, ये कौन करती है, तो आपका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कमेटी करती है। नेक्स्ट आता है आपका लिखा हुआ है कि कैबिनेट कमेटी ऑन द अकोमोडेशन, तो ये कौन सी, इट डिटरमाइन द रूल्स एंड द गाइडेंस विद रिगार्ड टू द अलॉटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट अकोमोडेशन। कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स, तो रिव्यू इकोनॉमिक ट्रेंड होते हैं, प्रॉब्लम प्रोस्पेक्ट होते हैं, इनको देखती है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, it is there no schedule to there to schedule sorry it is there to schedule the parliamentary session and the monitor the progress of the government business in the parliament. Security se related, it deal with the policy matter concerning the foreign affairs with the internal external security implication. It deal with the economic and the political issue relating to the national security. All cases involving the capital defense expenditure of more than the 1000 crore आर ऑल्सो रिव्यूड। तो याद रखना कि आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर से अगर आपका ज़्यादा हो जाता है, अगर ऐसे केसेस आते हैं जो 1000 करोड़ से ज़्यादा, तो उन्हें भी क्या कर सकती है कैबिनेट कमेटी जो आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है उसे देख सकती है। तो ये था आपका बोल सकते हैं आपका मॉडल पेपर 8 का, जिसमें हमने डिस्कस किया आपके क्वेश्चन 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। पहले मैं 20 करने वाला था, पर टाइम मुझे लगता है कि ज़्यादा हो जाता, वीडियो लंबी हो जाती, तो वो मैं इसके तुरंत बाद आपको अपलोड कर दूंगा दूसरा वीडियो जो आपकी 51 से लेकर 60 तक क्वेश्चन होंगे। इस वीडियो को जो PDF है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को अगर आपने नहीं किया। सब्सक्राइब करते ही आपको बेल आइकन प्रेस करना है, उसके बाद और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। हम फेसबुक पे भी, वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, वहाँ पे भी जाके आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हमें, वहाँ पे भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।